हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हमने टिंकर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कोलेक्शन के बारे में जानेंगे कि कोलेक्शन क्या है, कैसे यूज़ करना, कैसे बनानी है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े से कुछ डिफरेंट मेथड के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं कुछ एक मेथड यहाँ पे रखूँगा, सारे के सारे मेथड मैं नहीं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे कुछ एक मेथड हम यूज़ करके देखेंगे कैसे उनको इन रियल प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने वेब डॉट पी एच पी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारा जो राउट है वो सिंगल राउट है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है नहीं। आप अगर इजीली समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम कोलेक्शन बनाने की बात करते हैं। तो कोलेक्शन आप दो तीन तरीके से बना सकते हैं और डायरेक्टली एक सिंपल जो इसका मेथड है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल हेल्पर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पास करता हूँ कोलेक्शन 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 इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें लिखता हूँ कोलेक्ट मेथड जो कि ग्लोबल हेल्पर है कोलेक्शन बनाने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप पास करते हैं कोई भी अपना एरे तो वो आपको एज ए कोलेक्शन के तरह आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो कोलेक्शन है क्या, अगर इसको सिंपली समझे तो ये एक एरे ही है। लेकिन कुछ सुपर चार्ज्ड मेथड इसके साथ में आपको मिलते हैं, सुपर पावर मेथड मिलते हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये मेथड जो हैं वो आइडेंटिकल है सेम आपके जो भी पीएचपी के अंदर जो भी आपके एरे के मेथड हैं उन्हीं की तरह ये मेथड हैं। और प्लस अगर आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह में अच्छा काम किया हुआ है या एरे के उनके मेथड देखे हुए हैं तो लगभग लगभग वही सेम चीज़ें यहाँ पर फॉलो की गई हैं ताकि डायरेक्टली इन चीज़ों को जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर है वो इजीली समझ पाए। ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं के नेम और उन्हीं के सारे मतलब जो भी इनके फंक्शनैलिटी है वही सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो नॉर्मली आपको कलेक्शन का पता लगेगा कलेक्शन है क्या। जब भी कलेक्शन का नाम आए तो आप ये सोच सकते हैं कि वो एक एरे ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राज मेथड उसके साथ में आपको मिल गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन हमारा आ गया है तो हम इसको डी करके देखते हैं यहाँ पे कलेक्शन को। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये पिछली वीडियो जो कि हमारी शायद हमने यहाँ पे देखा था एडवांस लारावल के अंदर जो सर्विस कंटेनर है उसके थ्रू हमने ये चीज़ बनाई थी। लेकिन अभी रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें मिल रहा है एक कलेक्शन जिसके अंदर टोटल 6 एरे हैं। ठीक है। 6 आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी। तो यहाँ पे 6 आइटम हमारे पास अवेलेबल है और जो एरे की लेंथ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे सारे के सारे आइटम मिल जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं फसाड के ज़रिए। तो यहाँ पे कोलेक्शन एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मेक मेथड। ठीक है। और मेक मेथड के अंदर सेम वही चीज़ें आप पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दे देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें सेम वही आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ न्यू। ठीक है। और अगर अब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो सेम वही आउटपुट हमें मिलेगी। तो तीन तरीके हैं, आप तीनों तरीकों से जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा हो या जो आपके लिए शॉर्ट हो ज़्यादा या कॉम्पैक्ट हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा कोलेक्ट मेथड का, कोलेक्ट। एंड यहाँ पे मैं एरे पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है। तो टोटल 10 आइटम्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो टोटल 10 आइटम्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड हम जानते हैं कि कलेक्शन में कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जैसे ही कलेक्शन की बात आती है, आपने यूज भी किया होगा, एडवांस सीरीज में आप आए हैं तो आपने यूज किया होगा 100%। तो उनमें से सबसे पहला मेथड है हमारा ऑल। ठीक है। ऑल मेथड हमारे पास अवेलेबल है जो कि क्या करता है कि जितने भी हमारे एरे हैं उनको यहाँ पे रिटर्न कर देता है। ठीक है। जितने भी अपने आइटम्स हैं वो यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएंगे। और इस ऑल मेथड को आपने मॉडल के साथ में, एलोक्वेंट मॉडल के साथ में काफ़ी यूज़ किया है। और इसके अलावा आपने गेट का भी यूज़ किया होगा। तो ये सेम चीज़ें हमें कलेक्शन की तरफ से मिलती हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एरर है। ओके, यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं किया तो यहाँ पर
हम पास कर सकते हैं की, तो यहाँ पे हमें वो आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। और गेट मेथड का काफ़ी हमने यूज़ किया है। यूज़र जब भी हमें कोई यूज़र फैच करना हो या कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो मॉडल के साथ में, जब हमें रिकॉर्ड फैच करने हो एक से ज़्यादा, तो हम कोलेक्शन का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ी सी कोलेक्शन के मेथड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है। जब भी हम एलोक्वेंट ओआरएम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी ये चीज़। ठीक है, तो गेट और इन मेथड का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है काउंट। काउंट जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने अवेलेबल हैं इस कोलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो टोटल हमें 10 यहाँ पे आइटम्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर। तो टोटल 10 आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है सम। ठीक है, तो सम मेथड क्या करता है, जितने भी हमारी ये इसके अंदर वैल्यू है उन सभी को सम करके हमें आउटपुट में दे देता है। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे टोटल हमें जो हमारा काउंटिंग है टोटल यहाँ पे 55 बनती है। ठीक है, तो इसकी एवरेज निकालनी है तो काफ़ी इजीली हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज कैसे निकलती है, जैसे अगर मैं सिंपली इसको बताऊँ तो टोटल मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है जिसके थ्रू हम सम एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इसी चीज़ को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 हमारा एवरेज है। और ये काफ़ी लेंथी हमें लग रहा है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा एवरेज मेथड का। एवरेज मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो सेम वही आउटपुट हमें मिल रहा है। और अगर इसको भी हमें छोटा करना है तो और भी छोटा हम इसको कर सकते हैं, एवीजी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एलियास ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और यहाँ पे 5.5 हमें सेम आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मेथड हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में और काफ़ी यूज़फुल हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारे मेथड है, कई बार हमें अगर एक सिनेरियो लेके चलें कि हम हमारे पास कुछ एक डाटा है जो कि हम कार्ड के अंदर शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी कार्ड में क्या है, जैसे कि मान लो बूटस्ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप अगर मैं ओपन करता हूँ बूटस्ट्रैप, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्ड सेक्शन को ओपन कर लेते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड डेक के अंदर चलते हैं। कार्ड डेक सही एग्जांपल रहेगा हमारा। कार्ड ग्रुप भी हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एक मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा कोई एग्जांपल हो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो जैसे कार्ड ग्रुप है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ही आइटम आने चाहिए। ठीक है, तो व्यू पर्पस के लिए जैसे कि अगर हम किसी फॉर ईच लूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कार्ड में हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि मतलब हमारे पास 10 आइटम्स है तो 10 ही यहाँ पर हमारे कार्ड्स बन जाते हैं। तो कार्ड ग्रुप के अंदर, एक सिंगल कार्ड ग्रुप के अंदर टोटल 10 आइटम्स हो जाएंगे हमारे। तो ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं या हमें डिजायर आउटपुट नहीं मिलती है कि हम चाहते हैं कि हमें तीन ही कार्ड मिलने चाहिए एक पर्टिकुलर रो के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको हम सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जिसको हम चंक कहते हैं। तो चंक मेथड के थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं, चंक। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं ब्लेड का अगर यूज़ करना चाहें तो ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो सेम इसी से हम ले लेते हैं कि आउटपुट हमारी क्या आती है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेरिएबल चंक इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें लिखूँ कोलेक्शन एंड यहाँ पे मैं चंक लिख देता हूँ। ठीक है, तो चंक में मैं टोटल यहाँ पे 3 आइटम ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइज यहाँ पे लिख दूंगा कि कितना साइज मुझे पर्टिकुलर उस चंक का चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डी करता हूँ वेरिएबल चंक को, तो यहाँ पे हमें बता देगा कि टोटल आपको कितने ग्रुप मिल रहे हैं एरे के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बन गए हैं।
और उन 4 के अंदर अलग अलग कलेक्शन आपको मिल गए। देखेंगे आप यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बाकी जो भी बचता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी ग्रुप बना सकते हैं इजीली कि आपको 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। एक के अंदर आपका जो कार्ड का ग्रुप रहेगा, बेसिकली ये कार्ड का ग्रुप आपका एक रहेगा। तो एक ग्रुप घूमने के बाद में आपका जो ये कार्ड वाला सेक्शन है वो इटरेट हो जाएगा। तो एक कार्ड वाला सेक्शन कितनी बार इटरेट होगा? 3 टाइम्स, ठीक है। फिर वो फर्स्ट वाले लूप के ऊपर जाएगा, फिर एक कार्ड ग्रुप ऐड कर देगा और उसके बाद में दोबारा से आपका 3 कार्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3-3 कार्ड जनरेट करता जाएगा और लास्ट में जितने भी कार्ड आपके बचते हैं वो आपका जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो काफ़ी यूजफुल है चंक मेथड जब भी आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कुछ और भी मेथड अवेलेबल है। चंक मेरे ख्याल से एक ही है, एक और है इसमें चंक वाइल के नाम से शायद, तो चंक वाइल के नाम से होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं कलेक्शन एंड चंक, हाँ चंक वाइल, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्टली आप कॉल बैक पास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। मैं ज़्यादा यूज़ होने वाली ही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक हमारे पास अवेलेबल है डंप मेथड, ये भी डायरेक्टली कलेक्शन की तरफ से आता है। तो डंप हम यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे कलेक्शन एंड डंप, और जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे तो हमें वो डंप आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में हम डी भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें डी आउटपुट भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो डी का मतलब है डंप एंड डाई। डाई का मतलब है कि इसके आगे अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी एको टेस्ट, तो ये हमारा रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टेस्ट जो हमने एको किया था वो यहाँ पे रन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन डंप के अंदर क्या है? डंप के अंदर आपकी नेक्स्ट जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें एग्जीक्यूट नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करवानी है या नहीं करवानी है उस केस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डुप्लीकेट्स, इस पोजीशन के अंदर हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, ओके मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं किया है तो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें कोई भी डाटा नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें कोमा लगा देता हूँ, यहाँ पे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें डुप्लीकेट आइटम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट मेथड का यूज़ करके हम डुप्लीकेट आइटम्स फैच कर सकते हैं कि कौन कौन से आइटम यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहे हैं या एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में एक मेथड और हमारे पास अवेलेबल है कि अगर हम इस पर्टिकुलर एरे को सफल करना चाहें, सफल्स इन द मीन्स हम रेंडमली कोई भी आइटम आगे या पीछे करना चाहें तो उसको हम कर सकते हैं। सॉरी इसके अंदर नहीं है, ये सफल्स हमारा यहाँ पे आएगा, सफल्स सेव करते हैं एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं की वाइज यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। पहले यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं 1 1 1 और 2 3 4 5 6 2 10, तो लेकिन वो उस फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं, वो सफल्स हो गए हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है कि हम इसमें से कोई मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो मिनिमम वैल्यू हम मीन मेथड से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम हमें मिल रहा है। सेम इसी तरीके से मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल है। तो मैक्सिमम को जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है। इसी तरीके से मोड मेथड हमारे पास अवेलेबल है। मोड मेथड क्या करता है कि हमें मोड वैल्यू आउटपुट में देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो वैल्यू है वो बार बार एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 2 कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 वैल्यू हमारे पास एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। और अगर मैं इसको 2 एक और लिख देता हूँ तो भी हमें ये लगभग वही आउटपुट देगा कि एक से ज़्यादा बार, या मतलब जो मिनिमम कितनी बार कम से कम रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक एक जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है और जो 2 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा बार होने वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ जाती है। लेकिन अगर सेम हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पर अगर मैं इस 2 को हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये 2 टाइम्स ये भी रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स ये रिपीट हो रही है। तो ये मोड वैल्यू क्या करती है,
आपको सेम आउटपुट दे देती है कि आपकी 1 1 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है और 2 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये मोड वैल्यू है। इसी तरीके से एक और वैल्यू होती है मीडियन वैल्यू, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ नाम तो है इसका, कार्टेजियन नाम से, कार्टेजियन वैल्यू होनी चाहिए या कार्टेजियन प्रोडक्ट होना चाहिए। कार्टेजियन कार्टेजियन शायद मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे कि ये वैल्यू कैसे काम करती है। तो मीडियन वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर मीडियन वैल्यू क्या करती है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है टोटल नंबर ऑफ काउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कितनी है। तो यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करें तो टोटल 12 है, ठीक है। तो 12 का जो मिडल पॉइंट होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 इस साइड और 5 इस साइड आपके वैल्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन वैल्यू में क्या है कि डायरेक्टली आप 4 और 5 को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 5 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आना चाहिए इसका 4.5 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं मीडियन वैल्यू। अगर हम कलेक्शन की चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से 4.5 आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही ये चीज़ें काम करती हैं। मीडियन वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करें फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू वगैरह की, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अगर मैं इसकी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी, ये 1 होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10 नहीं, मैं इसको 100 कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू उस कलेक्शन की जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास लास्ट भी अवेलेबल है। तो लास्ट हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो लास्ट आइटम हमारा 10 है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट वगैरह चेक कर लिया है और फर्स्ट वेयर भी हम देख सकते हैं कि कोई एक कंडीशन हमारी बने, वहाँ पर हम इसको यूज़ करें। तो वो बेसिकली आप यूज़र वगैरह, जैसे आप पर्टिकुलर कोई नेम या की नेम से आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वेयर मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका यूज़ होता नहीं है। अगर हो तो आप इजी है, ज़्यादा मुश्किल वाली काम है नहीं वहाँ पे। तो आपके लगभग मेथड हो गए हैं। तो यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं। कुछ एक मेथड हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अलग से, लेकिन अभी के लिए उनको एक बार छोड़ देते हैं यहीं पे। तो नेक्स्ट मेथड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जैसे यूजर्स इज इक्वल टू यूज़र मॉडल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं ऑल मेथड यूज़ करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे यूज़र सेक्शन को चेक करेंगे, यूज़र्स को चेक करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 1000 यूज़र है हमारे पास और हर एक के अंदर यहाँ पे आईडी या कुछ भी अवेलेबल है। तो अगर हम पर्टिकुलर कोई यहाँ पे कलेक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको डी करता हूँ Ctrl+X एंड यहाँ पे मैं इसको डी करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कलेक्शन ही है, क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ एरे आ रहे हैं। तो एलिफेंट कलेक्शन है हमारा ये, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारे सारे मॉडल अवेलेबल हैं। इस तरीके की चीज़ें आप कलेक्शन के साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डाटा को प्लूक करना है, ठीक है। प्लूक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज होता है प्लूक, ठीक है। प्लूक जैसे कि हमें ओनली आईडी प्लूक करनी है तो हम उसकी आईडी को प्लूक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें हर एक उस आइटम की आईडी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये सारी आईडी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम नेम प्लूक करना चाहें तो नेम प्लूक कर सकते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे जो यूजर्स हैं उनके नेम यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी है और इसको हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर कलेक्शन से हमें कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ही चाहिए होता है, जैसे नेम आईडी या कुछ ईमेल वगैरह। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लूक मेथड है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं यूनिक मेथड भी। अगर हमें यूनिक चाहिए हो कोई चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें यूनिक ही रहेंगी। तो यहाँ पे सारे के सारे जो नेम्स हैं वो यूनिक हैं, तो उस वजह से ये डायरेक्टली जो की है यहाँ पे यूनिकनेस ही दे रही है, ठीक है। और हम देख सकते हैं इसको क्रिएटेड ऐड के साथ में,
ठीक है, शायद ये वाला हमें कुछ अलग दे। हाँ, ये देख सकते हैं आप, हमें ओनली 10 आइटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि यूनिकली क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर इनकी जो क्रिएटेड ऐड की वैल्यू है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो सेम मैच वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। ठीक है, मतलब हटा दी जाती हैं। तो आप यूनिक मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल है। जैसे मान लें आप आपके पास कलेक्शन है जिसके अंदर आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, हो सकता है कि आपका मार्केटिंग, डेवलपमेंट और सीनियर कुछ ऐसे करके कुछ डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं आपने, और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एक ही आपका डाटा आना चाहिए, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट से या आप ईमेल आईडी यूनिक जो फॉर्म आपको मिल रही है उससे आपको डाटा निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास वेयर मेथड भी अवेलेबल है, जो कि आप डायरेक्टली जब भी मॉडल के साथ में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे वेयर मेथड अवेलेबल होता है। सेम वही चीज़ आप कलेक्शन के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे हमें एक नया कलेक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर्स इज इक्वल टू कोलेक्ट, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एरे, और यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, एंड एज लिख देते हैं, एंड ये हो जाएगी 12। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ से कोटेशन के अंदर ले लेते हैं, एंड यहाँ पे टेस्ट 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, और ये 20 एंड 32 एंड 42 एंड 52। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कि यहाँ पे जिनका नाम भी अलग है और एज भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स हम लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं कमांड मेथड यूज करता हूँ वेयर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मुझे एज चाहिए जो कि ग्रेटर देन हो किससे, 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें हमने लगाई हैं, की हमने बताई है कि तो कौन सी की से हम कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या ऑपरेटर है कि हम ग्रेटर देन यूज करें, ग्रेटर देन होना चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू से। वैल्यू क्या है हमारी 12 कि 12 वैल्यू से जो भी जिसकी भी एज ऊपर है वो यूजर हमें यहाँ पे फाइंड करके दे दे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा हमारे पास टोटल 4 यहाँ पे आइटम्स अवेलेबल हो रहे हैं। टोटल हमारे पास 5 आइटम है। अगर मैं यहाँ पे 22 पास करता हूँ तो हमारे यहाँ पे पास सिर्फ 3 ही आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 ही आउटपुट यहाँ पे मिलेगी, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है आपकी जो की है वो परिशिष्ट रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 0 और 1 एक्सक्लूड कर दी जाती है, लेकिन की यहाँ पे परिशिष्ट रहती है, तो ये चीज़ आप नोट करके रखें। और इसके साथ में एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल है वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो डायरेक्टली हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूज जैसे ही हम पास करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो एरे प्रीफिक्स जो है उनका, जैसे हमें 2 मिल रहा था तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लगभग हो गया है वेयर कम, और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं वेयर इन। ठीक है, वेयर इन क्या करता है, वेयर इन में आप मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई आईडी अवेलेबल हो, उस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे हमें एरे पास करना हो। ठीक है, तो एरे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 और 22 एंड 32 वाले यहाँ पे हमें मिल जाए। ठीक है, तो आउटपुट में हमें 3 वो ही वैल्यू मिलेंगे जिसके अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू मैच कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एज हमारी मैच कर रही है 12, 22 और 32 के साथ में, तो ये 3 ही जो एरे हमें आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेयर इन का यूज कर सकते हैं हम, और वेयर बिटवीन भी हम यूज कर सकते हैं। तो वेयर बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ पे वेयर बिटवीन के अंदर हम ओनली यहाँ पे पास कर देते हैं 52। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एज होनी चाहिए हमारे बिटवीन दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमें टोटल 5 आइटम मिल रहे हैं, क्योंकि वो 12 वाला भी यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको 13 कर देता हूँ, इसको 51 कर देते हैं, एंड अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओनली 3 ही आइटम अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी जो 12 थी, तो वो भी इसने इंक्लूड कर ली थी, क्योंकि 12 से लेकर तो 12 वाला और 52 तक, मतलब 52 वाला भी यहाँ पे इंक्लूड रहता है इन वेयर बिटवीन मेथड के अंदर। ठीक है,
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम कलेक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्प्लोड मेथड का, ठीक है। तो इम्प्लोड मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो भी आपकी वैल्यू है उसको आप यहाँ पे ग्लू कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। नॉर्मल जो आपका इम्प्लोड मेथड है जो पीएचपी के अंदर है, सेम वही चीज़ यहाँ पर ये काम करता है, इम्प्लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेपरेटर पास कर सकते हैं और वैल्यू पास करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर इस कलेक्शन का जो इम्प्लोड मेथड काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है ज्वाइन मेथड, ठीक है। ज्वाइन मेथड भी सेम यही काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी कि आप इसमें लास्ट जो वैल्यू है वो ग्लू कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब भी हमें कोई, जैसे मान लो ऑथर है वो हमें कोमा सेपरेट करने हैं, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू के साथ में हमें कुछ प्रीफिक्स करना हो, जैसे कि मान लो हमें प्रीफिक्स करना है एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है 9 और 10, इसके बीच में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लास्ट फाइनल ग्लू आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल ग्लू हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो फाइनल ग्लू क्या है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है इनके बीच में ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे, ओके हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया लास्ट में, सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी वैल्यू कोमा सेपरेटेड आ रही है, लेकिन लास्ट वाली दोनों वैल्यू के बीच में एंड भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छी भी चीज़ है। लेकिन अगर हम ओनली वन वैल्यू इस कलेक्शन के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको ओनली वन वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अगर आपके पास दो वैल्यू हैं तो दो वैल्यू के साथ में क्या होगा, आपको एंड मिलेगा, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं, जैसे खाली है तो खाली में क्या होगा, आपका कोई भी दोनों ही ग्लू नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ज्वाइन के साथ में आप काफ़ी इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। आपको ज़्यादा, जैसे आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप फर्स्ट आइटम पे हैं या लास्ट आइटम पे हैं, अपने लूप के अंदर डायरेक्टली आपको ग्लू करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन मेथड में आपको ग्लू पास करने की आप क्या क्या चीज़ें लगाना चाहते हैं, लास्ट वाला हो तो आपको क्या चीज़ें लगानी है, ठीक है। और काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, जैसे ऑथर कैटेगरी वगैरह कोमा सेपरेटेड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन मेथड का भी आपको पता लग गया होगा। और दो हमारे कन्वर्टेबल सिस्टम यहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली आपको इस चीज़ का दिखाऊँ तो ये लास्ट मेथड हमारे हैं। इसके बाद में हम थोड़े से लेजी कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे प्रॉपर एरे मिल रहा है, तो टू एरे मेथड आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। और टू जेसन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टू जेसन के अंदर आपको एज ए जेसन फॉर्मेट आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टू जेसन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर डायरेक्टली आप इसको यहाँ से रिटर्न करके देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको जेसन में ही आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसन आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ मेथड हमारे अवेलेबल हैं। हाँ, ये कुछ रह गए हैं, आपको इनके बारे में बता देता हूँ। काफ़ी यूज़ होते हैं और बेसिकली जावास्क्रिप्ट अगर आप करके आए हैं, थोड़ा बहुत भी आपको पता है एरे का वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सेम चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलेक्शन एंड एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है मैप। मैप क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है और यहाँ पे तीन चीज़ें ये पास कर सकते हैं हम। यहाँ पे वैल्यू, दूसरी हमारी होती है की, तीसरी हमारी होती है टोटल वो आइटम, या इसको हम कलेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इस मैप मेथड के अंदर। सेम इटरेशन जैसे फॉर ईच लूप चलता है, सेम ऐसे ही ये चलेगा। और ये क्या करता है, मैप मेथड आपका रिटर्न करता है एक न्यू कलेक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर न्यू कलेक्शन ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो न्यू कलेक्शन यहाँ पे आपका एक रिटर्न होता है और न्यू कलेक्शन के अंदर जो भी आपने यहाँ पर रिटर्न किया है या कुछ भी चीज़ें चेंजेस किए हैं तो वो इस चीज़ के अंदर आपको अवेलेबल होगी, ना कि इस पर्टिकुलर के अंदर आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसकी जगह यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म का, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आप करते हैं और यहाँ पे जैसे आप रिटर्न कर रहे हैं कि वेरिएबल जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप dd करते हैं एंड वेरिएबल कलेक्शन को चेक करेंगे
और यहाँ पर इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, ओके यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पास एग्जैक्टली, लेकिन हमने यहाँ पे 3 पास कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं मैप का तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो हमें ओरिजिनल कलेक्शन ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको न्यू इज इक्वल टू कर देता हूँ और यहाँ पर न्यू को अगर हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म और मैप के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्म आपका क्या करता है, जो मेन आपका ओरिजिनल कलेक्शन है उसको चेंज करता है, लेकिन मैप क्या करता है, उसका एक नया कलेक्शन बना देता है। सेम यही चीज़ आपकी अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसी तरीके से एक फिल्टर भी अवेलेबल है। तो फिल्टर मेथड हमारे पास अवेलेबल है। फिल्टर मेथड भी यही चीज़ करता है कि आपका जो ओरिजिनल कलेक्शन है उसको चेंज नहीं करता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है वो। और यहाँ पे जैसे मान लो अगर हम चेक करें कि अगर वैल्यू यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स ही पास करना होता है, रिटर्न हमें ट्रू या फॉल्स ही देना होता है। जहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा वहाँ पर वो चीज़ आपकी रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि 3 से ऊपर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 से ऊपर वाली जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न होगी। तो इस न्यू के अंदर ओनली वो वैल्यू होगी जो 3 से ऊपर हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 8 आइटम हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे 3 से नीचे वाला कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इससे उल्टा करना है हमें तो यहाँ पे हम रिजेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 से ऊपर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब उल्टा है बिल्कुल। जैसे फिल्टर जो कर रहा है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो एज ए फॉल्स उसको पास करवाने की कोशिश करेगा कि वही चीज़ सेम की सेम उल्टी हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि मान लो अगर आपको कोई नया आइटम पुश करना है तो पुश वाले सेम वही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि एरे पुश वगैरह मेथड है हमारे पीएचपी के अंदर। तो लगभग वही चीज़ें हैं, मैं बार बार आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के जो कोर कंसेप्ट हैं उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है ताकि कलेक्शन के साथ आप उनको ईजिली यूज कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो टोटल यहाँ पे हमारे पास, ओके मैंने एरे यहाँ पे पुश कर दिया है, तो यहाँ पे मैं जैसे 1 आइटम पुश कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 आइटम यहाँ पे हमारा एट द लास्ट ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पुश मैं यहाँ पे करूँगा तो वो मेरा एट द लास्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें पहले ऐड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीपेंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वो आइटम मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के उल्टे तो नहीं है कि ये क्या करते हैं कि आपका पहला लास्ट में ऐड करता है, जैसे पुश अगर आप करते हैं तो वो लास्ट में ऐड करेगा और प्रीपेंड आपका पहले ऐड करेगा। ठीक है, और इस पास एक मेथड अवेलेबल है पॉप के नाम से। पॉप मेथड क्या करता है, हमारा लास्ट वाला आइटम यहाँ से रिमूव कर देता है। तो न्यू जो कलेक्शन है वो हमारी यहाँ पे अगर आप इस कलेक्शन को चेक करेंगे, मैं न्यू को यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे कलेक्शन चेक करेंगे तो लास्ट वाला आइटम है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम वो हमें लास्ट आइटम यहाँ पे रिटर्न करता है। अगर हमें उसको शो करवाना हो कि दिस आइटम इज रिमूव्ड, दिस आइटम इज रिमूव्ड, तो वो हम डायरेक्टली इसको एज ए वेरिएबल में यूज करके डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट डिलीट करना हो तो हम शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वाला आइटम है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये कुछ मेथड है। अगर आप पुल करना चाहें कोई एक पर्टिकुलर आइटम को, ठीक है, तो यहाँ पे की बेस भी आप इसको पुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी पुश करते हैं हम डायरेक्टली एंड रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 नंबर वाला जो की है वो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप की वाइज भी इसको किसी को पुल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि आप कलेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं ये मेथड। और भी बहुत सारे मेथड है, बहुत ज़्यादा मेथड इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लारावेल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लेजी कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। लेजी कलेक्शन क्या है, अगर आपने पीएचपी के अंदर जनरेटर्स पढ़े हैं तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता है लेजी कलेक्शन का। ठीक है, तो लेजी कलेक्शन आप कैसे बना सकते हैं, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे मैं एल कलेक्शन ले लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं लेजी कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मेक मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एज ए लेजी कलेक्शन आपको आउटपुट देगा। अगर मैं इसको dd करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल
एल कलेक्शन एंड यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे लेजी कलेक्शन हमें मिल रहा है। तो लेजी कलेक्शन का क्या फ़ायदा है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारा डाटा है हमारे पास या बहुत बड़ी फाइल हमारे पास है, मान लो कोई लॉग फाइल हो हमारे पास या कोई ऐसी फाइल हो जिसको हमें रीड करना हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं लेजी कलेक्शन, क्योंकि एट ए टाइम हमें हो सकता है कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो, हम जब उसको ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर जो हमारी मेमोरी यूज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर एक कंसेप्ट लेके चले यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो यूजर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे यूजर कोलन कोलन अगर ऑल मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये लेना पड़ेगा ऐप स्लैश मॉडल्स एंड यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारा वो सारा का सारा डाटा लोड होता है एट ए टाइम, ठीक है। जैसे ही मान लो हमें यहाँ पे डी में करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल यूजर्स को, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो डाटा हमारा पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कुछ मेमोरी रिसोर्सेज यूज करेगा उन सभी को पुल करने के लिए, ठीक है, मतलब उनको निकालने के लिए वहां से। तो उस दौरान हो सकता है हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, या जब तक हम उसको लूप ना करें तब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1000 ही डाटा है, 1001 डाटा है, हो सकता है ये 10,000 भी हो, 20,000 भी हो, 50,000 भी हो, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, वो और ज़्यादा टाइम लेगा उस चीज़ को शो करवाने में, क्योंकि वो नंबर ऑफ मेमोरीज भी यूज़ करेगा, सीपीयू भी यूज़ करेगा। तो उस दौरान हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उस दौरान हम यूज़ कर सकते हैं कर्जर का, ठीक है। कर्जर मेथड क्या करता है, आपका एक लेजी कलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप अभी देखेंगे यहाँ पे हमें कलेक्शन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमें अभी लेजी कलेक्शन मिल रहा है, और आप देखेंगे कि रिसोर्सेज के अंदर हमें डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक हम इसको लूप नहीं करेंगे तो ये हमें डाटा नहीं देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें ओनली 10 ही यूजर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लिखूंगा, यहाँ पे वेरिएबल यूजर्स एंड टैग, ठीक है, और यहाँ पे 10 यूजर एज वेरिएबल यूजर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे एको कर देते हैं वेरिएबल यूजर का जो नेम है, एंड यहाँ पे एको मैं कर देता हूँ इसको BR टैग के अंदर, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है नहीं कि हमने यूज़र लिया है और यूज़र को यहाँ पे लूप किया है और टैग किया है यहाँ में ओनली 10 आइटम्स, ठीक है। 10 आइटम्स यहाँ से हम ले रहे हैं, और यहाँ पे यूज़र जो है यहाँ पे हम सिंगल यूज़र को का जो नाम है वो शो करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे 10 यूज़र के जो नेम है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओनली 10 ही रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्जर मेथड हमें ओनली एक जनरेटर की तरह काम करता है कि जब भी हम लेजी कलेक्शन यूज करते हैं, तो अगर आप PHP जनरेटर्स चेक करेंगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करी हैं, लेकिन क्योंकि ये कोर कंसेप्ट है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर्स आप चेक कर सकते हैं, PHP ग्रेडर 5.5 वर्जन से ये आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से बताया हुआ है यहाँ पे, तो PHP के कोर कंसेप्ट बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं वैसे यहाँ पे। तो ये है लेजी कलेक्शन और काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेमोरी वगैरह थोड़ी सी बचानी हो तो, ठीक है। और इसके अलावा एक रिमेंबर मेथड भी आपका अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिमेंबर मेथड के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है, रिमेंबर मेथड। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 10 यूज़र यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि वेरिएबल यूजर्स, एंड यहाँ पे मैं टैग कर लेता हूँ ओनली 10, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑल, ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं वेरिएबल यूजर्स को। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10 यूजर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सॉरी रिटर्न कर हम यहाँ पे फॉर ईच यूज करेंगे, तो एक मिनट इसको दोबारा से वहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यूजर्स फॉर ईच लूप के अंदर ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको शो नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे यूजर टैग 10 एंड इसको हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा वही सेम चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे 2 टाइम्स मैं एको कर देता हूँ लेजी टू राइट, ठीक है,
एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, यहाँ पे 20 यूज़र यहाँ पे शो करवाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो 10 यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से फैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो 10 आइटम्स हमारे यहाँ से ये सेम के सेम फैच होके हमें दे देते हैं। तो ये दो बार बार उस मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम उस कैश स्टोर से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन का लास्ट पार्ट था जहाँ पर मैंने आपको लेजी कलेक्शन के बारे में बताया, कैसे आप मॉडल के साथ में उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप जनरेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली PHP का कंसेप्ट है, लेकिन लेजी कलेक्शन लारावेल का कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो या बहुत ज़्यादा डाटा हो जिसको आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी लारावेल के कलेक्शन के बारे में। काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है जिसमें से मैंने आपको पूरे मेथड नहीं बताए हैं, कुछ एक मेथड हैं जो कि ज़्यादा यूज होते हैं उनके बारे में ही बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।